हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 7 मार्च 2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में आपके इतनी शिफ्टों में आपके एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख से लेकर के आपके यहाँ पर 7/3/2019 की शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन, यानी कि इन सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 7/3/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि भवन ने साधारण ब्याज पर 2 समान राशियों का निवेश किया था। उसने एक राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरी जो है 20% वार्षिक ब्याज दर से निवेश की थी। फिर बोला गया कि वर्ष के अंत में कुल जो है अर्जित ब्याज 1400 रुपये मिला। तो निवेश की गई कुल राशि कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न को हम लोग आसानी से अगर हल करना चाहते हैं तो इसमें अगर एलिगेशन लगाएंगे हम लोग तो इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे कि रेट दिया गया, कितना दिया गया है कि पहला रेट यानी कि कोई राशि जो थी उस पर एक राशि पर जो है 15% की दर से ब्याज लगाया गया और उतना ही राशि उस दूसरे राशि को फिर 20% के ब्याज दर पर लगाया गया और कुल ब्याज 1400 रुपये मिलता है। कितने रुपये मिलता है? 1400 रुपये मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ओवरऑल कितना प्रतिशत ब्याज मिला, ओवरऑल उन दोनों राशि को मिलाकर कितना प्रतिशत ब्याज मिला, यहाँ पर से हम लोग एलिगेशन से निकाल सकते हैं। वो है जैसे कि एक राशि पर 15% दिया गया कि ब्याज मिला और उतना ही राशि दूसरे पर जो है कितना प्रतिशत ब्याज मिला? 20% ब्याज मिला। और वो जो है दोनों राशि क्या थी? समान में थी। यानी कि यहाँ पर मान लेते कि पहला जो प्रिंसिपल यानी कि पहला जो मूलधन था कितने यूनिट था? 1 यूनिट था। और दूसरा भी जो धन था वो कितने था? 1 यूनिट था। यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा वो आपका क्या होगा? दोनों बराबर अनुपात में होंगे। यानी कि मूलधन दोनों हम लोगों ने क्या मान लिया कि 1 यूनिट पहले वाले राशि थी और 1 यूनिट जो है क्या थी? दूसरे वाली राशि थी। और पहला वाला राशि को 15% के ब्याज पर लगाया गया था और दूसरे वाले राशि को 20% के ब्याज पर लगाया गया था। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा? दोनों राशियों का कुल मिलाकर परसेंट क्या आ जाएगा? प्रतिशत ब्याज आ जाएगा। तो एलिगेशन बनाने का क्या तरीका होता है? ये जो है क्या निकालना होता है? डिफरेंस निकालना होता है। क्रॉस क्या निकालना होता है? डिफरेंस निकालना होता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर से 120 में क्या घटा है और ये जो आपका वैल्यू आएगा, ये जो आपका वैल्यू आएगा वो जो है क्या होगा? 15 में घटाने पर उतना जो है क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग सारे 17 मान लेते, कितना मान लेते? सारे 17, यानी कि 17.5 मान लेते हैं। तो क्या 20 में से 17.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 में से 17.5 जाएगा तो 2.5 बचेगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या मान लिया कि 17.5 है। मान लेते कि ओवरऑल ब्याज प्रतिशत कितना है? 17.5। तो 20 में से 17.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2.5। अब क्या है? बड़ी संख्या ये हो जाती है। क्रॉस क्या करना है? डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना। तो यहाँ पर 17.5 में से अब क्या करेंगे? 15 को माइनस करेंगे तो क्या यहाँ पर भी 2.5 आ जाता है। तो ये आपका क्या बन जा रहा है? 1:1 बन जा रहा है, जो कि पहले आपकी दी गई है।
ये जो जब माइनस हम लोग यहाँ पर करके ला रहे तो दोनों क्या बन जा रहा है, 1:1 बन जा रहा। यानी कि हम लोगों को यहाँ पर से प्रूफ हो जाता है कि अगर यहाँ पर 17.5 यहाँ पर ओवरऑल रेट माना जाए तो दोनों प्रिंसिपल क्या हो जाएंगे, यानी कि दोनों मूलधन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर से हमें पता चल गया कि कुल मिलाकर उससे कितने प्रतिशत ब्याज मिला, 17.5% ब्याज मिला। और इस 17.5% के बराबर कितने रुपये है, 1400 रुपये है। कितने रुपये है, 1400 रुपये है। तो इस 17.5% बराबर कितना है, 1400 रुपये। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कोई भी मूलधन जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। कोई भी राशि का मूलधन खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन खुद में कितना होता है, हमेशा 100% होता है। तो हमें निकालना क्या है, 100% का वैल्यू निकालना है। 17.5% बराबर, पहले तो दिया गया कि 17.5% बराबर कितना है, 1400 रुपये है। ये जो आपका क्या है, परसेंट में वैल्यू है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 से काट लेते तो 5 दूनी 10, आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 तिया 15, आपका कितना हो गया, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 2 5 पचे 25 हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। 35 से काटेंगे तो कितना बार में ये चला जाएगा आपका, 35 दूनी 70, 40 बार में ये चला जाएगा। यानी कि 1% का वैल्यू आपका कितना आ गया, 80 रुपये। हमें चाहिए क्या, कुल राशि चाहिए, यानी कि कुल मूलधन चाहिए। तो कुल राशि जो है, मूलधन खुद में कितना होता है, 100%। हमें वैल्यू चाहिए क्या, 100% का वैल्यू चाहिए। तो 1% का वैल्यू 80 रुपये, 1% का वैल्यू कितना है, 80 रुपये। हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू। 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, टोटल आपका 8000 रुपये। कितना हो गया, 8000, यानी कि 8000 रुपये हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 संख्याओं का योग कितना है, 65 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, यानी कि 3:4 है, और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो आपकी दूसरी संख्या है और यहाँ पर भी क्या है, दूसरी संख्या, लेकिन दोनों के यूनिट में यहाँ पर क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। एक जो है दूसरे वाले अनुपात में दूसरे संख्या का जो है यूनिट वैल्यू कितना है, 2 यूनिट है। और जब पहले वाले जो अनुपात में दूसरी संख्या का वैल्यू कितना है, 4 यूनिट है। तो हमें इस दूसरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये 4 है तो इसे 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, होल रेशियो को, यानी कि पूरे रेशियो को क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का निश्चित अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। पहली कितनी हो गई, 3, दूसरी कितनी हो गई, 4 हो गई आपकी, तीसरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या तो 2 दूनी 4 हो गई, तीसरी कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी। यानी कि तीनों संख्याओं का निश्चित अनुपात कितना आ गया, 3:4:6, यानी कि 3:4:6 आ गया। कितना आ गया, 3:4:6 आ गया। आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या क्या होगी, क्या पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या का निश्चित वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि तीनों संख्याओं का योग 65 है। यहाँ पर तीनों संख्याओं का निश्चित अनुपात भी आ गया। तो इन निश्चित अनुपात के यूनिट डिजिट का योग किसके बराबर होगा, इस 65 के बराबर होगा। यहाँ पर जोड़ देंगे सभी को तो 4 3 7 7 6 आपका कितना हो जाएगा, 13 यूनिट। 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 13 से काटेंगे 65 को तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। हमें चाहिए क्या, दूसरी संख्या, यानी कि सेकेंड नंबर का निश्चित वैल्यू चाहिए। तो सेकेंड नंबर जो है रेशियो में कितना मान था, यूनिट में तो 4 यूनिट था। कितने यूनिट था, 4 यूनिट था। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में 4 से गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। यानी कि दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई, 20 आ गई। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। लाइक करना कंपलसरी है, लाइक करना कंपलसरी है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार खेत में एक लंबी तरफ
एक छोटी तरफ और एक विकर्ण पर जो है क्या लगाया गया, बार लगाया गया। यानी कि किसी जो है एक आयताकार खेत है जिसके लंबाई चौड़ाई और विकर्ण पर क्या लगाया गया, बार लगाया गया। यानी कि किसी चीज से क्या किया गया, उसे छेद दिया गया एक तरीके से। फिर आगे बोला गया कि अगर बार की लागत 10 रुपये प्रति मीटर है और खेत का क्षेत्रफल 4800 मीटर स्क्वायर है और खेत जो है छोटी तरफ 60 मीटर लंबा है, तो बार की संपूर्ण लागत क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर टोटल एरिया दिया गया है, कितना रुपये प्रति मीटर लगता है वो दिया गया है, छोटी तरफ की जो है खेत की यानी कि ब्रेथ की लंबाई दी गई है, आपसे ब्रेथ यानी कि चौड़ाई दी गई है, लंबाई निकालना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल खर्च कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है, टोटल एरिया। तो किसी भी रेक्टेंगल का, किसी भी आयत का एरिया का यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। किसी भी आयत का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल एरिया कितना दिया गया है, 4800 मीटर स्क्वायर दिया गया। उनमें से बोला गया कि जो छोटी तरफ है उसकी लंबाई कितनी है, 60 है, यानी कि चौड़ाई कितनी है, 60 है। लंबाई हमें निकालनी है तो लंबाई को क्या मान लेते हैं, यल मान लेते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, लेंथ यानी कि लंबाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो यल बराबर आपका कितना आ जाएगा, हल करेंगे 6 से 8 छक 48 यानी कि 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना आ गया आपका, 80 आ गया। तो यहाँ पर फिर बोला गया है कि ये एक आयताकार, पहले यहाँ पर पार्क में बना लेता हूँ, यहाँ पर आपका बन गया। तो ये जो है आपका क्या है, ये लेंथ है। तो लेंथ इस पार्क की कितनी आ गई, 80 आ गए। इसकी ब्रेथ जो है यानी कि चौड़ाई कितनी दी गई है, 60 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि सभी एंगल जो है राइट एंगल, सभी जो है रेक्टेंगल का सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इससे क्या, हाइपोटेनस थ्योरम से ये क्या निकाल सकते हैं, आप इसे हल कर सकते हैं। इसे क्या निकालेंगे, लेंथ दिया गया, ब्रेथ दिया गया, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण निकालने के लिए यानी कि यहाँ पर जो है विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, डी बराबर यानी कि विकर्ण बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट किसका, लेंथ का स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6400 प्लस ब्रेथ का स्क्वायर यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600। तो 6400 3600 कितना हो जाएगा, 10,000। और 10,000 तो है किसका स्क्वायर होता है, तो 100 का स्क्वायर होता है। यानी कि इसके विकर्ण का, इस आयत के विकर्ण का कितना वैल्यू आ गया, 100 मीटर वैल्यू आ गया। कितना आ गया, 100 मीटर। तो अब हमें लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, विकर्ण की भी लंबाई पता है। तो इसी जगह पे, इसी सारा पे जो है क्या लगाया गया है, बार लगाया गया। ये सारा पे जो है क्या लगाया गया, बार लगाया गया है। और कैसे बार लगाया जा रहा है, 10 रुपये प्रति मीटर यानी कि इसके परिधि पर बार लगाया जा रहा है। तो परिधि पर बार लगाया जा रहा है यानी कि इसे क्या करेंगे, टोटल इसकी परिधि निकाल लेंगे। तो टोटल परिधि कितनी हो जाएगी, 80 लंबाई, 60 चौड़ाई और 100 विकर्ण हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया, 8 से 14, 14 यानी कि 140 और 100 कितना हो जाएगा, 240। यानी कि टोटल जो है कितने परिधि पर लगाना है, तो 240 मीटर परिधि पर जो है क्या लगाना है, बार लगाना है। और 1 मीटर परिधि पर 10 रुपया लगता है। तो 240 मीटर परिधि पर जो है पूरा 12 लगाने के लिए कितना लगेगा, तो 240 इंटू 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे एरिया यानी कि इस पूरे परिधि पर बार लगाने पर आपका कितना पैसा लगेगा, 2400 रुपया लगेगा। यानी कि 24,000 लगेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 42, 48, 65, 35, 55, 49 वर्ष वाले आयु के 6 पुरुषों की औसत आयु क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सभी का योग करेंगे और किसे भाग दे देंगे, 6 से भाग दे देंगे। क्योंकि टोटल जो है कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। उनके आयु का योग करेंगे, 6 से भाग दे देंगे तो औसत आयु आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सभी को जोड़ लेते हैं। तो 42 और 48 आपका कितना हो गया, 8 10 4 4 8 यानी कि 90 हो गया आपका। 90 6 3 9 100 यानी कि 190। 190 आपका हो गया यहाँ पर 190 और 50 आपका हो गया 240, 240 और 54 आपका हो गया
240 और 54 आपका कितना हो जाएगा 294, 240 और आपका कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा 294, यानी कि टोटल उम्र जो है कितना आ गया 294 साल। कितने पुरुषों के 6 पुरुषों का। हमें औसत चाहिए तो क्या करेंगे टोटल पुरुष से भाग दे देंगे। तो आपको किससे भाग देंगे 6 से भाग देंगे। हल करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 6 से काट लेते तो 6 चौक आपका कितना हो गया 24, आपका 5 बचा तो 6 नंबर 54 हो जाएगा। यानी कि टोटल औसत इन उन जो है 6 पुरुषों का औसत आयु यानी कि एवरेज एज कितना आ गया 49 यानी कि 49 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लड़की स्कूटी से 300 मीटर की दूरी तय करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले चाल निकालने का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर आपका क्या हो जाता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। हमें क्या चाहिए स्पीड चाहिए, तो स्पीड निकालने के लिए दूरी, तो दूरी कितनी है तो 300 मीटर है। कितनी है 300 मीटर है। नीचे क्या दूरी बटा समय, तो समय कितना दिया गया 30 सेकेंड दिया गया है। तो ये जो आपकी चाल आएगी किस में आएगी मीटर पर सेकेंड में चाल आएगी। ये जो अगर यहाँ पर सिंप्लीफाई आप करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी चाल आएगी किस में आएगी मीटर पर सेकेंड में चाल आएगी। हमें चाहिए किस में किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो मीटर पर सेकेंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए पूरी चाल को किससे गुना किया जाता है 18/5 से गुना किया जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मीटर प्रति सेकेंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर हल कर लेते इसे हम लोग, आंसर आ जाएगा 1 0 आपका हो गया 3 से 10 बार में, 5 से आपका कितने बार में 2 बार में चला गया, यानी कि आपका कितना हो गया 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितना आ गया आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मोहित एक अलमारी 11% के लाभ पर रोहित को बेचता है और रोहित इसे 20% के लाभ पर नेहा को बेचता है। तो अगर नेहा इसके लिए 6200 रुपये यानी कि 6200 रुपये देती है तो मोहित के लिए अलमारी का लागत मूल्य यानी कि उस मोहित के लिए सीपी क्या होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा मोहित के लिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में जब इनिशियल से फाइनल वैल्यू का संबंध हो, जब आप यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न देखिए कि जब आपका इनिशियल से फाइनल वैल्यू का संबंध हो यानी कि शुरुआत से अंत का वैल्यू का संबंध हो, तो हमेशा रेशियो से बनाइएगा। इसे आप इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि 11% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि कोई सामान जो है पहले कितना था 100 यूनिट था। इसे जो अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ, जैसे कि 11% है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं 11/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 11% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। यानी कि 100 यूनिट का कोई वस्तु पर 11 यूनिट का लाभ पर बेचा गया, यानी कि उसका पहले जो है वस्तु का दाम 100 यूनिट था, उसे 11 यूनिट के लाभ पर यानी कि 111 यूनिट में बेचा गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 20% के लाभ पर बेचा गया, तो इसे भी फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 यूनिट की कोई राशि को 5 यूनिट की कोई सामान पर 1 यूनिट के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 5 का सामान 1 यूनिट के लाभ पर यानी कि 6 यूनिट में बेच दिया गया। तो इधर से आपका क्या हो जाएगा इनिशियल, और इधर से क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू आपका हो जाएगा। तो इनिशियल क्या बनेगा मोहित का क्रय मूल्य बनेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा मोहित का सीपी,
इधर गुना करने पर आपका क्या बनेगा, मोहित का सीपी, और इधर गुना करने पर आपका क्या बनेगा, इधर गुना करने पर आपका बनेगा नेहा का सीपी। किसका सीपी, नेहा का सीपी बनेगा। यहाँ पर हल करेंगे, हल कर लेंगे। यहाँ पर जो है क्रॉस कट रहा है तो अगर काट लेंगे तो 2 से कट रहा है तो काट देंगे 3 बार में। यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा, 50 बार में चला जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 250 यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 333 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बन गया, यहाँ पर जो आपका बन गया मोहित का क्रय मूल्य और नेहा का क्रय मूल्य। तो मोहित का नेहा का क्रय मूल्य जो है कितना था, 6200 रुपये था, और यहाँ पर जो है उसका क्रय मूल्य यूनिट में कितना है, 333 यूनिट है। कितना यूनिट है, 333 यूनिट है, यानी कि 333 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6200 रुपये। तो जब 6200 को, किसको, 6200 को 333 से डिवाइड करेंगे तो क्या आपका 1 यूनिट का यहाँ पर आपसे वैल्यू निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, जब पूरे मूल्य को 333 से भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए, मोहित का सीपी चाहिए। तो मोहित का सीपी कितना था, 250 यूनिट था। तो इसमें क्या करेंगे, 250 से गुना कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, मोहित का सीपी यानी कि मोहित का क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसे जो है ये थोड़ा सा लंबा गुना है, आप इसे सिंप्लीफाई कर यहाँ पर गुना करके आप कॉपी पर देख लीजिएगा। आपका जो लगभग जो आंसर आएगा ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। आप यहाँ पर कॉपी पर चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर 1 यानी कि 4654.65 यहाँ आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, यानी कि मोहित का क्रय मूल्य होगा। ये थोड़ा सा लंबा गुना है तो यहाँ पर मैं गुना करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर घर पर कॉपी पेन लेकर आप इसे चेक करके जरूर देखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदता है। क्या बोला गया कि कोई वस्तु है उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदता है, यानी कि कोई सामान जो है पहले कितना यूनिट था, 4 यूनिट था, और उसे खरीद कितने में लेता है, 3 यूनिट में खरीदता। पहले जो है वो सामान 4 यूनिट का था लेकिन उसे खरीद कितने में लिया, 3 यूनिट में खरीद लिया, यानी कि दोनों का अनुपात कितना आ गया, 4:3 आ गया। दोनों में क्या कर देंगे, एक एक शून्य वैल्यू खुद से पुट कर देंगे ताकि आगे हल करने में इसे आसानी हो। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, रेशियो है तो रेशियो में किसी भी संख्या से गुना किया जा सकता है। गुना आप तभी करेंगे, क्या करेंगे, पूरे रेशियो में गुना करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे रेशियो में 10-10 से गुना कर दिया ताकि आगे हल करने में इसे आसानी हो। तो यहाँ पर जो है हमें क्या पता चला कि कोई वस्तु जो है 40 यूनिट उसका दाम था, 30 यूनिट में खरीद लिया गया। फिर बोला गया कि उसने जो है और उसे 30% अधिक मूल्य पर बेच दिया, यानी कि 40 का सामान था, 30 यूनिट में खरीदा और उसे 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है, यानी कि 40 का सामान, 40 यूनिट का सामान 30% अधिक पर बेच देता है, यानी कि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, आपका 40 का सामान 30% पे अधिक पर बेचा। तो 40 का 30% आपका कितना हो जाएगा, 40 का 30% आपका 12 हो जाएगा। 40 का 30% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 40 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 आ जाएगा। यानी कि 40 का सामान 30 में खरीदा और उसने उस वस्तु को 52 में बेच दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा। उस वस्तु को अगर उसने 40 का सामान 30 में खरीदा, 52 में बेचा, तो उस वस्तु को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो वो जो है 40 का सामान 30 में खरीदा था, लेकिन अब जब उसने 30 में खरीद लिया है तो उस व्यक्ति के लिए उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये आपका 30 यूनिट हो जाएगा। यानी कि 30 का सामान उसने 52 में बेचा तो लाभ कितने का हो रहा है, 30 का सामान अगर उसने 52 में बेचा तो 22 यूनिट का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो नीचे हमेशा क्या लिखा था, सीपी लिखा था। तो नीचे सीपी यानी कि 30 कितना है, सीपी है, और इसे परसेंट में चाहिए वैल्यू तो हमें क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते, 0 चला गया, आपका कितना हो जाएगा, 220/3। यहाँ पर पूर्णांक में आंसर है तो इसे भाग करके देख लेते, 3 × 7 = 21
आपका यहाँ पर 1 10 बचेगा तो 3 3 9 1, यानी कि 73.1/3% आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है आपका लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 225 मीटर लंबाई की एक ट्रेन एक खड़ी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 12.5 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन की चाल कितनी। अच्छा, चाल जो आपका है किसमें, मीटर पर सेकंड में ही, यानी कि आपको किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर चेंज नहीं करना। तो सिंपल सा फार्मूला मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी है, तो 225 मीटर। समय कितना दिया गया है, 12.5 सेकेंड दिया गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0, 25 25 25 9 90, 5 से काटेंगे 90 को तो कितना आ जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी कि आपका चाल कितना हो गया, 18 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया आपका, 18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 8 व्यक्तियों के समूह में जब 170 सेंटीमीटर वाले के व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति लेता है तो समूह की औसत लंबाई 2.5 सेंटीमीटर कम हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नए व्यक्ति की लंबाई क्या होगी। तो पूछा जा रहा है कि 170 सेंटीमीटर की जगह जो एक नया व्यक्ति आया है उसकी लंबाई क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि 8 व्यक्तियों का जब एक नया व्यक्ति आता है तो औसत जो है लंबाई में क्या हो जाती है, 2.5 सेंटीमीटर की कमी हो जाती है। तो टोटल जो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि टोटल व्यक्तियों में जो है कितने जो है सेंटीमीटर की कमी हो गई। एक व्यक्ति में अगर औसतन जो है 2.5 सेंटीमीटर की कमी होती है तो उन 8 व्यक्तियों में कुल मिलाकर जो है कितने सेंटीमीटर की कमी हुई होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 इंटू 2.5 से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 × 200, यानी कि कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर नए व्यक्ति के आने से 20 सेंटीमीटर की क्या हो गई, कुल लंबाई में से कमी हो गई। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि पहले जो है जो व्यक्ति था उसकी लंबाई कितनी थी, 170 थी। पहले जो है जो व्यक्ति की लंबाई कितनी थी, 170 थी। उनमें से जब नया व्यक्ति शामिल हुआ तो 20 सेंटीमीटर कुल मिलाकर क्या हो गई, कमी हो गई। तो 170 में जब 20 माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उस नए व्यक्ति की लंबाई निकल जाएगी। तो 120 में से 170 में से 20 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 150 बचेगा। यानी कि नए व्यक्ति जो शामिल हुआ उसकी लंबाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो ये आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसे हल कर लेंगे हम लोग। ये यहाँ पर क्या दिया गया, पहले 51/3 है तो 51 को 3 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 51 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। 17 को किससे गुना करना है, तो 15 से गुना करना है। 17 को किससे गुना करना है, तो 15 से गुना करना है। तो 15 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 15 150, 15 7 75 से, यानी कि 150 और 105 आपका कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 255। 17 को जब 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 255 होगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को हल करने पर, यानी कि सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा, 255 आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 5 लड़कियाँ एक पोशाक की कढ़ाई 9 दिन में कर सकती है तो 3 लड़कियाँ वही काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, मैन इंटू डेज होता है। यानी कि कुल कार्य बराबर क्या हो जाता है, आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या हो जाती है। ये आपकी कुल कार्य होती है। तो कुल कार्य यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि करना कितना काम है उन 3 लड़कियों को। तो यहाँ पर जो है 5 लड़के हैं, आदमियों की संख्या कितनी है, 5 है।
उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 9 दिन में करते हैं। तो कुल आदमियों की संख्या गुना कुल दिनों की संख्या, जब गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। इस कुल काम को कितने करेंगे, 3 लड़कियां करेगी, तो 3 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उन 3 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका समय आ जाएगा। हल कर लेते हैं यहाँ पर, तो 3 तिया 9 आपका चला गया, 5 तिया आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि उस काम को करने में 3 लड़कियां द्वारा 15 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार 20% की आरंभिक छूट देने के बाद एक रेडियो 12% की अतिरिक्त छूट देता है। तो यदि रेडियो की अंतिम विक्रय मूल्य 704 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बताया हूँ कि अगर आपका इनिशियल से फाइनल वैल्यू का यहाँ पर यानी कि शुरुआत से अंत का जो है वैल्यू को आपको क्या करना है, आमना सामना करना है, तो उस स्थिति में आपको रेशियो मेथड सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो परसेंट को फ्रैक्शन में 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/5। अब 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि 20% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। यहाँ पर 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बार में चला जाएगा। यानी कि 20% को हम लोग 1/5 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने 12% का भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया तो कितना आया, 3/5 आया। तो यहाँ पर से पता चल रहा है कि सबसे पहले जो है 5 यूनिट की कोई वस्तु पर 1 यूनिट का क्या दिया गया था, छूट दिया गया था। यानी कि पहले जो है किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना था, तो 5 यूनिट था, उस पर 1 यूनिट का छूट दिया गया। यानी कि 5 यूनिट का कोई सामान था, 1 यूनिट का छूट दिया गया, यानी कि उस वस्तु को 4 यूनिट में बेच दिया गया। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया। फिर जो है दूसरे में 12% का छूट दे रहा है, यानी कि 25, जब फ्रैक्शन वैल्यू लाए तो कितना आया, 3/25। यानी कि दूसरे बार में 25 यूनिट का सामान में 3 यूनिट का छूट दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 25 यूनिट के सामान में 3 यूनिट के छूट, यानी कि उसे कितना में बेच दिया गया, 22 में बेच दिया गया। कितने में बेच दिया गया, 22 यूनिट में बेच दिया गया। तो इधर आपका मार्क्ड प्राइस हो गया, गुना करेंगे तो मार्क्ड प्राइस, इधर गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इधर आपका अंकित मूल्य, इधर आपका विक्रय मूल्य। यहाँ पर गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 यूनिट। अब 22 चौक आपका कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया 125 यूनिट अंकित मूल्य, और 88 यूनिट क्या हो गया, आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो इस 88 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर विक्रय मूल्य में कितना दिया गया, 400 यानी कि 704 रुपया दिया गया। इस 88 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 704 यूनिट दिया गया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ पर। तो आपका 88 64 आपका 8 बार में चला जाएगा। ये जो आपका क्या चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 8 रुपये आ गया। हमें चाहिए क्या, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य चाहिए। तो अंकित मूल्य कितने यूनिट है, 125 यूनिट है। तो इसमें क्या करेंगे, 125 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 रुपये है तो 125 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 8 में 125 से गुना करेंगे। तो 125 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपया आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि यदि ये जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 2/3 = 1/2 दिया गया, उसका पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा, इसे हल कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क है, परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इंटू क्या आपका 2/3 है, बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आपका क्या है, 2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछा जा रहा है। हल कर लेंगे यहाँ पर तो आपका आ जाएगा आंसर
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दो से यहाँ पर जो है 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 50 बार में चला जाएगा। और नीचे जो है ये 2 से ये 50 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 25 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। और इसके कर्ण कितने हैं, 13 सेंटीमीटर। इसके कर्ण यानी कि आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस जो है कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ये जो आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको कुछ संख्या का जो आपको यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि 13, अगर ये जो हाइपोटेनस 13 होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या हाइट और क्या बेस रखे कि ये जो हाइपोटेनस 13 है और जब उसका परिमाप जोड़ा जाए तो कितना आए, 30 आए। आपको इस तरीके से, जैसे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, उसी तरीके से आपको 13 का भी याद रखना होता है। ये सब जो है संख्याएं आपको याद रखना होता है, ये सब कॉमन नंबर है। इस तरीके से प्रश्न में, इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे क्वेश्चन में बनाकर पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप ये सब नंबर याद रखिएगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर के बराबर होता है। उसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर और आपका 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 13 का स्क्वायर बराबर होता है। तो इस तरीके के अंक जो आपको याद रखना होता है, इस तरीके के 3-4 अंक होते हैं जो कि आपको याद रखना होता है। नहीं तो अगर आप इसे बेसिक से बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। मैं इसे पहले जो है बता देता हूँ, फिर मैं इसे बेसिक तरीके से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर बना लेते कि यहाँ पर जो है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर ये वैल्यू 12 है, ये वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू क्या बनेगा, 13 बनेगा। और यहाँ पर अगर जोड़ के देखते हैं, जब इसे साइड को जोड़ा जाएगा तो 12 5 17 17 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि इसकी जो लंबाई यानी कि हाइट और जो बेस है उसका जो है कितना आएगा, 12 और 5 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ण भी 13 आ जाता है और यहाँ पर आपका परिमाप भी कुल जोड़कर 30 आ जाता है। तो अगर आप इस तरीके से जानते हैं तो इस तरीके से एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अब यहाँ पर जो है हाइट और बेस पता है। आसानी से आपका ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है, आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो सिंपल सा फार्मूला पे पुट करेंगे, यहाँ पर हाफ, बेस कितना आ गया, 5 आ गया, हाइट कितना आ गया, 12 आ गया। हल कर लेंगे, यहाँ पर 2 छक 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 25 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया कि इस तरीके से बनाना। अगर आप इसे बेसिक से बनाना जाएंगे, अगर आप इसे बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बहुत लंबा जाएगा। मैं इसे बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है क्या बोला गया, यहाँ पर दिया गया कि तीनों भुजाओं का परिमाप, तीनों भुजाओं यानी कि तीनों भुजाओं का योग कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पर मान लेते कि ये साइड जो है क्या है, ए है, ये साइड आपका क्या है, बी है। ये तो आपका 13 पहले से दिया गया है, यानी कि ए प्लस बी प्लस 13 टोटल जो है कितना दिया गया है, परिमाप 30 दिया गया है। ये आपका क्या चल रहा है, बेसिक तरीका से ये चल रहा है। ये तो आपका हो गया कि अगर आपको ये सब संख्याएं पता है कि 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर होगा। अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक से आप इस तरीके से कर सकते हैं। बेसिक से करेंगे कि पूरा परिमाप दिया गया है, ए प्लस बी प्लस 13 इक्वल टू आपका कितना हो गया, 30 हो गया। फिर इसका क्या दिया गया, कर्ण दिया गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, 2 इक्वेशन बन गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ए और बी की वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 30 में से 13 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ए प्लस बी 17 आ जाएगा। यहाँ पर आप हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस यहाँ पर प्लस में हमें चाहिए, हाँ ठीक है, आपका यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर
का होल स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा 2ab बराबर आपका कितना हो जाएगा 13,169 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169। a प्लस बी का यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे। 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा माइनस 2ab बराबर 169 आपका हो गया। यहाँ पर हल करेंगे माइनस 2ab 169 में से 289 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा। यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो 2, यहाँ पर 0 8 में से 6 गया 2, भाई 2 में से 1 गया 1, यानी कि कितना आ गया 120 आ गया। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, इधर भी आपका क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस माइनस चला गया, 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 60 बार में चला जाएगा। यानी कि हमें क्या आ गया वैल्यू, ए बी का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। यानी कि हमें लंबाई और यानी कि हाइट, ये जो है हाइट और नीचे जो है बेस का क्या आ गया, उसके गुणज का, उसका जो है गुणज का वैल्यू आ गया। क्या आ गया गुणज का वैल्यू आ गया। और एरिया का फॉर्मूला भी क्या बताया गया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यानी कि बेस और हाइट का तो गुणज 60 आ गया, उसमें से क्या करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार और ऊंचाई का गुणज कितना 60 है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर से भी आपका आ जाएगा। तो ये जो आपका क्या हो गया बेसिक तरीका हो गया। बेसिक तरीका से बनाना चाहेंगे तो आप इसे बहुत लंबा बनेगा, तो आप हमेशा इस तरीके से याद रखिएगा। 2-3 नंबर होते हैं कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होते हैं, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है, और कुछ संख्याएं होती है जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो आप इसे इस तरीके के अंक जो है कुछ कुछ याद जरूर रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये जो आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में दिया गया है कि निश्चित वर्षों में 2 अलग अलग विद्यालय में दाखिल हुए विद्यार्थियों की क्या है संख्या है। संख्या क्या दी गई है, स्कूल ए दी गई है, स्कूल क्या दिया गया है, स्कूल ए दी गई है, स्कूल बी दी गई है। अलग अलग जो है क्या है, स्कूल ए है, स्कूल बी है, ब्लू वाला आपका स्कूल ए है और यहाँ पर जो भी है वॉलेट आपका है वो आपका क्या है स्कूल बी है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2015 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या और वर्ष 2016 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना था। तो यहाँ पर हमें क्या निकाला होगा कि 2015 में कितने लोग शामिल हुए थे। तो शामिल कितने हुए थे 50 ए में 40 बी में, यानी कि टोटल कितने शामिल हुए थे 50 और 40 90 शामिल हुए थे। और 2016 में कितने शामिल हुए थे तो जोड़ लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 और 55 कितना हो जाएगा 6-5-11 यानी कि 115 हो जाएगा। इन दोनों के क्या पूछा जा रहा अंतर, यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है। यहाँ पर अंतर आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 22 अवलोकन का माध्य कितना है 35 है। 22 अवलोकन यानी कि 22 संख्याओं का माध्य यानी कि औसत कितना है 35 है। फिर बोला गया कि बाद में पता चला कि 16 और 24 के बजाय 31 और 42 के रूप में गलत समझ लिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर उसे सही किया जाएगा तब उसका सही माध्य यानी कि सही औसत क्या होगा उन्हें सारी संख्याओं का। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कि 22 संख्याओं का कुल योग जो है कितना दिया गया है। तो यहाँ पर औसत दिया गया है 35, कुल संख्याएं यानी कि अवलोकन 22 है, गुना करेंगे दोनों में तो उन 22 अवलोकनों का योग निकल जाएगा। गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 35, गुना करेंगे तो 35 दूनी 70 700 और 35 दूनी 70 यानी कि 700 और 70 770 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 770। फिर बोला गया कि लेना उन दोनों संख्याओं को कितना था, एक संख्या 16 लेना था, दूसरी संख्या 24 लेनी थी, यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा तो 24 और 16 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि उन दोनों संख्याओं का योग तो 40 लेना था, लेकिन उन दोनों संख्याओं का योग ले कितना लिया गया, एक संख्या 31 लिया गया, एक संख्या 42, यानी कि दोनों का योग कितना हो जाएगा तो 31 और 42 अब कितना हो गया 4 3 7 यानी कि 73 हो गया। यानी कि उन दोनों संख्याओं का योग लेना था 40, लेकिन ले कितना लिया गया 73, यानी कि कितना अधिक ले लिया गया तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो यहाँ पर योग है उसमें क्या किया गया है 33 जो है क्या लिया गया है 33 अंक अधिक ले लिया गया। तो क्या कर देंगे 33 माइनस कर देंगे, 33 क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर
33 यानी कि 737 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 737 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? उन सभी संख्याओं का सही योग आ गया। लेकिन यहाँ पर सही योग नहीं पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा? सही माध्य यानी कि सही औसत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सभी संख्याओं का योग है। औसत निकालने के लिए टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल अवलोकन कितना है? 22 है। 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 11 से आपके कटेगा 7 7 14, 14 में से 3 का 11 से आपका कट जाएगा। तो काट लेंगे यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 छक 66, 4 3 7, 11 सत्ते 77। तो आपका कितना बच गया? 67/2। भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 33.5 आ जाएगा। जब 67 को 2 से भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 33.5 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 यानी कि 7:9 है। इन प्रत्येक संख्याओं में 20 को कम करने पर नया अनुपात 3:5 यानी कि 3:5 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आरंभिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जो अनुपात दिया गया है उनके अंक में कितना अंतर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? उन दोनों संख्याएं निकालनी होगी कि कितनी कितनी है। तो सबसे पहले जो है दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया? 7:9। फिर जो है उसे जो है जब दोनों संख्याओं में 20-20 कम किया गया तो यहाँ पर जो है कितना अनुपात आ गया? 3:5 आ गया। तो यहाँ पर क्या दोनों के यूनिट का डिफरेंस क्या यहाँ पर सेम दिख रहा है? जैसे कि 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। यानी कि दोनों के रेशियो के यूनिट डिजिट में यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 4 यूनिट का अंतर आ रहा है। यानी कि 7 से कितना हो गया? 3 हो गया, यानी कि 4 की कमी हुई। यहाँ भी क्या हो गया? 4 का कमी हुआ, यानी कि 9 से 5 हो गया। तो इस 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया? 20 दिया गया। इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 20 दिया गया। यानी कि इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना है? 20 है। यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20। हमें पूछा क्या गया? उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है। दोनों संख्याओं का बीच का अंतर यूनिट में कितना है? तो एक संख्या 7 यूनिट थी, दूसरी संख्या 9 यूनिट थी। यानी कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यूनिट में कितना है? तो 9 में से 7 गया, यानी कि 2 यूनिट। यानी कि दोनों संख्याओं में अंतर कितने यूनिट का? 2 यूनिट का अंतर है। यानी कि दोनों संख्याओं में वैल्यू का अंतर कितना होगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 है तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। यानी कि दोनों संख्याओं के बीच में अंतर आपका कितना हो जाएगा? 10 होगा। कितना होगा? 10, यानी कि 10 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर जो है क्या दिए गए? 3 संख्याएं दी गई है। 928, 1247, 1653 को पूर्णतः विभाजित करने वाली महत्तम भाजक संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है सबसे आसान तरीका होता है बनाने का कि बाई ऑप्शन से इस तरीके के प्रश्न को बनाया करेंगे। जो भी संख्या से क्या होगी? विभाज्य होगी, वो आपका क्या हो जाएगा? महत्तम समावर्तक होगा, यानी कि एचसीएफ होगी। तो सबसे पहले 19 चेक कर लेंगे। यहाँ पर 19 से क्या विभाज्य हो रही है? तो 19 से आपका 76 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 76। फिर आपका कितना बचेगा? आपका यहाँ पर बच जाएगा 16। कितना बचेगा आपका? 16 16 168। तो आपका 9 72। तो 168 जो आपका क्या होता है? नहीं कटेगा। 19 से जो 168 नहीं कटेगा, यानी कि आपका 19 बिल्कुल सही नहीं होगा। 33 से अब हम लोग देखेंगे। तो 33 से क्या, ये 33 से कटने का नियम क्या होता है? 11 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। तो क्या ये संख्या 3 से कट रही है? 3 से कटने का नियम क्या होता है? उसके कुल संख्याओं का, यानी कि जो भी डिजिट दिया गया उसका सम क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। तो क्या तीनों का डिजिट का सम क्या 3 से कटेगा? तो 9 2 11 8 19। 19 क्या 3 से कट रहा है? तो नहीं कट रहा, यानी कि ये संख्या 33 से भी नहीं कटेगी। 23 से क्या कटेगी? 23 से चेक कर लेते। 23 दूनी 46 दूनी 92, यानी कि फिर 8 से इस पर बच जाता है, यानी कि 23 से भी नहीं कटेगी। तो एक ही संख्या, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को आपको बाई ऑप्शन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो बाई ऑप्शन हमेशा इसी तरीके के प्रश्न को बनाया करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निश्चित राशि पर 3% ब्याज की 3% की ब्याज दर से
2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 101.5 रुपये होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसी राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है वो क्या लगता है, सिर्फ प्रत्येक साल पर ब्याज लगता है। यानी कि जो धनराशि दी गई है उस पर अब क्या लगेगा, प्रत्येक साल ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि आपका इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये अगर इस साधारण ब्याज पर अगर इस मूलधन को यानी कि इस राशि को साधारण ब्याज पर लगाया जाएगा तो 2 साल में कुल कितना प्रतिशत उसे ब्याज देना होगा। एक साल में अगर 3% ब्याज देता है तो 2 साल में कितना प्रतिशत ब्याज देना होगा। एक साल में अगर 3% तो 2 साल में 3 दूनी 6% ब्याज देना होगा। साधारण ब्याज के हिसाब से अगर एक साल में 3% ब्याज देता है तो 2 साल में 3 दूनी 6% ब्याज देना होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी कि अगर उसने पहले साल में 3% पर ब्याज पर पैसा दिया था तो दूसरे साल में भी 3% तो ब्याज लगेगा, लेकिन जो पहले 3% ब्याज था अब उस पर भी क्या लगेगा, दूसरे साल में ब्याज पर उस पर भी अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। क्या लगेगा, अब उस पर भी ब्याज लगेगा। तो इस तरीके के प्रश्न को 2% को 1% में चेंज करने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। फार्मूला क्या हो जाता है, a+b प्लस a इंटू बी बाई 100 होता है, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना। ए आपका क्या है 3 है, बी भी आपका क्या है 3 है, दोनों को जोड़ेंगे प्लस ए इंटू बी यानी कि 3 इंटू 3 बटा नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि टोटल वैल्यू जो हल करने पर आपका कितना हो जाएगा 3 3 6 3 3 9 यानी कि 6.09 कुल आपका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज 6.09%। यानी कि साधारण ब्याज आपका कितना था, साधारण ब्याज जो आपका कितना था 6% है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना है 6.09% है, और इस 6.09% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है 101.50 दिया गया है। कितना दिया गया 101.50 दिया गया। पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100 आएगा। 100 से 100 चला गया तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग क्या चाहिए साधारण ब्याज चाहिए, यानी कि हमें 6% का वैल्यू चाहिए तो 6% का भी वैल्यू निकाल सकेंगे। फिर यहाँ पर पहले काट लेंगे तो आपका यहाँ पर किससे चला जाएगा, यहाँ पर आपका चला जाएगा 203 से चला जाएगा। 203 से कितना बार में चला जाएगा, यहाँ पर आपका चला जाएगा कितने बार में 3 बार में चला जाएगा। यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा 5 बार में, यानी कि 50 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर 1% का 3% का यहाँ पर कितना आ गया 3% का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। हमें कितना चाहिए 3% का वैल्यू कितना आ गया 50 रुपये आ गया। हमें क्या चाहिए 6% का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे तो 6% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा। यानी कि आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपये साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको समझा चुका हूँ पहले, तो क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में दोनों विद्यालयों को मिलाकर दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या दूसरी सबसे कम किस में थी। यानी कि टोटल जो है ए और बी में मिलाकर सभी वर्षों में सबसे कम जो है किस में जो है दूसरा सबसे कम जो है किस साल में छात्रों का जो है एडमिशन सबसे कम किस साल में हुआ है, दूसरा सबसे कम किस साल में हुआ है। तो सबसे 2013 में जो है कितना हुआ है तो 30 अब 35 कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। और आपका 2014 में कितना हुआ टोटल है तो 35 और 40 आपका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इधर जो जोड़ेंगे 2015 में तो कितना हो जाएगा 50 और 40 90 है टोटल।
इधर जोड़ेंगे 2016 में तो कितना है, 2016 में 60 और 55 कितना है, 115 है। तो दूसरा सबसे कम पूछा जा रहा है, तो सबसे कम 55 है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कौन है, 75 ज़्यादा है। यानी कि दूसरा सबसे कम जो है किस साल में जो एडमिशन हुआ था, तो 2014 में दूसरा सबसे कम छात्रों का एडमिशन हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। तो ग्राफ यहाँ पर समझा चुका, तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2013 में स्कूल ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या। तो 2013 में स्कूल ए में जो है, ए जो है क्या है, ये आपका ब्लू वाला ए है। तो ए में जो है टोटल कितने छात्र जो है दाखिल हुए, 20। टोटल जो है ए में जो है कितने छात्र दाखिल हुए, 20 छात्र जो है दाखिल हुए हैं। और फिर बोला गया कि वर्ष 2016 में दोनों स्कूल में दाखिल हुए विद्यार्थियों के बीच, 2016 में जो है कुल विद्यार्थियों के बीच जो है इसका योग का इसके साथ कितना अनुपात बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 5 11 यानी कि 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 115। इन दोनों का क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया। कट रहा है तो काट देंगे, कितना बार में चला जाएगा, 5 चौक 20। यहाँ पर कितना बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यानी कि दोनों का यहाँ पर जो हल करने पर अनुपात में कितना वैल्यू आ गया, 4:23 आ गया। कितना आ गया, 4:23। तो इस प्रश्न का ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी एक कार को 4 दिन में और तथा सी और डी जो है इसे 3 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी और डी एक साथ इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि टाइम बराबर क्या हो जाता है, आपका टोटल वर्क बाय इफिशियंसी होता है। यानी कि समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, ए और बी, यानी कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता, बी और सी और डी की कार्य क्षमता पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी जो है मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 4 दिन में काम करते हैं। सी और डी जो है मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 3 दिनों में काम करते हैं। इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। यानी कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3, सी प्लस डी की कार्य क्षमता 4। यानी कि दोनों मिलकर जो है कितने की कार्य क्षमता से काम करेंगे, 7 की कार्य क्षमता से काम करेंगे। हमें पूछा क्या जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। तो कुल कार्य कितना है, 12 है। कुल कार्य जो है कितना है, 12 है। कितने की कार्य क्षमता से करेगा, तो ए प्लस बी 3, सी प्लस डी 4। यानी कि कुल कितने की कार्य क्षमता से, 4 3 7 की कार्य क्षमता से करेंगे। यानी कि चारों मिलकर जो है 12/7 दिन में उस काम को पूरा किया जा सकता है उन चारों के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी का अनुपात 4:5 है, बी और सी का अनुपात 2:3 है। ए का वैल्यू दिया गया 240, सी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, बी का वैल्यू यहाँ पर 5 यूनिट है, बी का वैल्यू जो है यहाँ पर कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। और यहाँ पर बी का वैल्यू कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी का वैल्यू इक्वल करेंगे, बी का जो है यूनिट में वैल्यू क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे। तो ए यानी कि बी का वैल्यू जो है 5 दूनी 10 यहाँ भी हो जाएगा, 5 दूनी 10 यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी सी का एक निश्चित अनुपात में आपका वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 ए, 5 दूनी 10 बी और 5 तिया 15 आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो आपका क्या हो गया, तीनों संख्याओं का निश्चित अनुपात में वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर दिया गया है कि ए का वैल्यू जो है कितना है, 240 है। यानी कि इस 8 यूनिट का वैल्यू कितना है, 240 है। 8 यूनिट का वैल्यू कितना है, 240 है। तो यहाँ पर से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 से 240 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 30 बार में चला जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि सी का वैल्यू कितना होगा। तो सी का वैल्यू जो है यहाँ पर कितने यूनिट है, 15 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 30 है तो 15 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 में 15 से गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, 15 तिया 45 यानी कि 450 आ जाएगा।
यानी कि सी जो है कितना है उसका संख्या 450। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 मीटर गुना 8 मीटर की दीवार है में 3 मीटर गुना 1.5 मीटर का दरवाज़ा और 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर की 2 खिड़कियां हैं। तो बताइए कि दीवार के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिस पर रंग किया जाएगा। तो बोला गया कि मान लीजिए एक दीवार है, एक क्या इस तरीके से दीवार है, इसकी लंबाई दी गई है 12, चौड़ाई दी गई है 8 है, इस तरीके से दीवार है। उसमें से बोला गया कि उस दीवार में क्या एक दरवाज़ा है, उस दीवार में क्या एक दरवाज़ा है जिसकी लंबाई जो है कितनी है 3 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 1.5 मीटर है। और उसमें क्या बोला गया 2 खिड़की है, क्या है 2 खिड़की है, इस तरीके से क्या है 2 खिड़की है। उन दोनों खिड़कियों का जो है लंबाई चौड़ाई कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर क्या है दोनों खिड़कियों की लंबाई और चौड़ाई है। तो जो रंगा जाएगा वो क्या रंगा जाएगा, ये दोनों खिड़की और इस दरवाजे को छोड़कर बाकी जितना भी एरिया बचेगा क्या किया जाएगा उसको रंगा जाएगा। तो हमें वही एरिया निकालना है कि जो भाग बचा हुआ है, यानी कि हमें क्या करना होगा इस दीवार के कुल क्षेत्रफल में से इन 2 खिड़की और एक दरवाजे का क्षेत्रफल को क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना क्षेत्रफल है जिसे रंगना होगा। तो सबसे पहले ये जो है टोटल दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 12 लंबाई है 8 चौड़ाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि एरिया कितना हो जाएगा टोटल, तो 12 × 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इस दीवार का टोटल एरिया कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो है दरवाजे का कितना हो जाएगा, तो दरवाजे का क्या करेंगे 3 × 1.5, 3 × 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। 3 × 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। और फिर जो है हमें इधर क्या करना है 2 खिड़की का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक खिड़की का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक खिड़की का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 1.5 × 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। 1.5 को जब 1.5 × 1.5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। ऐसी कितनी खिड़कियां हैं 2 खिड़कियां, तो 2 से गुना कर देंगे। तो 2.25 को जब 2 से गुना किया जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। जब 2.25 को 2 से गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। दोनों को क्या जो कर देंगे जोड़ देंगे। ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दरवाजे का क्षेत्रफल हो गया, ये आपके दोनों खिड़कियों का क्षेत्रफल हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 4.5 यानी कि 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी कि उन 2 खिड़की और एक दरवाजे का कुल क्षेत्रफल कितना है 9 है। तो इसे क्या करेंगे कुल क्षेत्रफल में से 9 क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा बचा हुआ वो एरिया निकल जाएगा जिसे क्या करना है रंगना है। तो क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 96 में से 9 गिर जाएगा तो कितना बच जाएगा 916, यानी कि कितना आ जाएगा 87 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 87 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, हल कर लेंगे इसे हम लोग। तो सबसे पहले ये जो है ब्रैकेट का हल कर लेंगे। तो ब्रैकेट का हल करने से बेहतर है कि इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं 47 इंटू क्या है आपका 588 बटा ये जो है टोटल जो गुना में वो क्या आ जाएगा बटा में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 28 इंटू 120। हल करेंगे यानी कि सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हल कर लेते हैं, यहाँ पर 28 से कट रहा है तो काट देंगे, 28 दूनी 56 2 यानी कि एक बार में चला जाएगा। यहाँ पर 3 सत्य आपका कितना हो गया 21, 3 चौक 12 हो गया यानी कि 40। आपका कितना हो गया 7 सत्य 49 4 और 7 चौक 28, 28 और 4 आपका कितना हो जाएगा 32 बटा 40 हो गया। 40 को क्या करेंगे 32.9 को भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 8 32 पॉइंट आपका आ जाएगा। 4 दूनी 8 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर से आपका 4 दूनी 8 लगेगा, फिर आपका 4 5 20 हो जाएगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर कितना आएगा 8.225 आएगा। कितना आएगा आंसर 8.225 आएगा इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।